कल्पना कीजिए, कोई इंसान हफ्ते के 40 घंटे किसी ऑफिस में काम करता है। और वो भी लगातार 40 साल तक। बिल्कुल, 40 साल तक, सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि जो पैसा उसने अपने पूरी जिंदगी में कमाया वो उसे कभी अमीर बनाने के लिए था ही नहीं। वो तो बस उसके बिल भरने के लिए था, है ना? हाँ यार, मतलब हम सबको बचपन से यही एक झूठ सिखाकर बड़ा किया गया है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, एक सुरक्षित नौकरी पाओ और बस जिंदगी सेट। जो कि असल में सबसे बड़ा वित्तीय भ्रम है। एकदम सही कहा। तो आज की इस डीप डाइव में हम इसी भ्रम को तोड़ने जा रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसका नाम है द ब्लूप्रिंट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम एंड पैसिव वेल्थ क्रिएशन, जो इस बात को सिरे से खारिज करता है कि नौकरी से कोई सच में अमीर बन सकता है। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज ये डिकोड करना है कि क्यों 90% लोग एक ना खत्म होने वाले चूहे की दौड़ में फंसे रहते हैं और आखिर फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का वो विज्ञान क्या है जो पैसे को हमारा गुलाम बनाना सिखाता है। इस पूरी कहानी में ना सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब भी आर्थिक तंगी की बात आती है तो लोग अक्सर सिर्फ एक ही समाधान के बारे में सोचते हैं कि मुझे अपनी आमदनी बढ़ानी है। हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है कि अगर सैलरी दोगुनी हो जाए तो सारे वित्तीय तनाव बस छूमंतर हो जाएंगे। मतलब पैसा ज्यादा आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। यही तो गड़बड़ है। हमारा आज का स्रोत इस पूरी मानसिकता को पलट देता है। यह साफ कहता है कि असली संकट पैसा कमाना है ही नहीं। अच्छा, तो फिर असली चुनौती क्या है? असली चुनौती उस मनोविज्ञान को समझना है कि पैसा हाथ में आने के बाद हमारा दिमाग कैसे काम करता है। दिलचस्प है। देखिए, लोग ज्यादा पैसा कमाने की कला तो मास्टर कर लेते हैं, लेकिन उस पैसे को अपने पास रोके रखने का जो व्यवहारिक विज्ञान है उसमें वे बुरी तरह फेल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति महीने का 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन महीने की आखिरी तारीख को उसका बैंक अकाउंट एकदम शून्य पर खड़ा होता है, बिल्कुल खाली। हाँ, वहीं दूसरा व्यक्ति सिर्फ 30,000 कमाता है, फिर भी वो महीने के अंत में कुछ न कुछ बचा लेता है, जो गणित के हिसाब से थोड़ा असंभव लगता है ना? लेकिन स्रोत इसका कारण सिर्फ एक शब्द में देता है, आदतें। मतलब स्विगी, अमेज़न, बेवजह की EMI। हाँ, जो आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। और इसका जो समाधान बताया गया है कि लगातार 30 दिनों तक अपने हर एक खर्च को डायरी में लिखना है, वो मुझे थोड़ा पुराना और थका देने वाला लगता है। थका देने वाला क्यों? मतलब यार, हर 10 रुपए की चाय या ऑनलाइन डिलीवरी को लिखने से क्या सच में कोई चमत्कार हो जाएगा? ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? मुझे लगता है ये कोई चमत्कार नहीं है, ये पूरी तरह से न्यूरोलॉजी और मनोविज्ञान है। वो कैसे? हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि आज के दौर में जो ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी एप्स हैं, उन्हें दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन न्यूरो साइंटिस्ट्स ने डिजाइन किया है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल, उनका एकमात्र लक्ष्य है खर्च करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से घर्षण रहित बनाना, मतलब फ्रिक्शनलेस बनाना। बस एक टैप किया और पेमेंट हो गया। एकदम सही। दिमाग को सोचने का समय ही नहीं मिलता। जब स्रोत 30 दिन तक हर खर्च को मैन्युअली लिखने की बात करता है तो इसका असल मकसद उस इंसान को परेशान करना नहीं है। तो फिर क्या मकसद है? इसका मकसद है उस ऑटो पायलट मोड को तोड़ना। अच्छा। जब किसी को अपने हाथ से लिखना पड़ता है कि उसने एक हफ्ते में 4थी बार बाहर से खाना मंगवाया है, तो वो लिखने की प्रक्रिया उस डोपामाइन लूप को तोड़ देती है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है ना? ये केवल एक गणितीय अभ्यास नहीं है, ये इंसान को अपने खुद के वित्तीय अंधेपन से आमना सामना करवाने का एक टूल है। मतलब ये तो एक तरह से लीक हो रही बाल्टी वाली बात हो गई। लीक हो रही बाल्टी। हाँ। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि बाल्टी में कितना पानी डाला जा रहा है, मतलब कितनी इनकम आ रही है। बिल्कुल। अगर बाल्टी में छेद हैं, जैसे स्विगी या अमेज़न के खर्चे, तो बाल्टी तो खाली ही रहेगी। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। इंसान की गरीबी उसकी कम कमाई के कारण नहीं है, ये उसके नियंत्रण की कमी के कारण है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। इसे हम सुविधा का अदृश्य टैक्स कह सकते हैं। सुविधा का अदृश्य टैक्स, मुझे ये शब्द पसंद आया। इंसान सिर्फ खाना या सामान नहीं खरीद रहा है, वो उस सुविधा के लिए अपने पैसे गंवा रहा है जिसे बिना सोचे समझे खर्च किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मान लेते हैं कि किसी ने अपनी आदतें सुधार ली, उस अदृश्य टैक्स को देना बंद कर दिया, तो क्या सिर्फ इतना काफी है? आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि अगर बैंक अकाउंट में पैसा बच भी रहा है तो वो महंगाई की वजह से हर दिन अपनी कीमत खो रहा है।
एकदम सही पकड़ा आपने। तो सिर्फ पैसे को बचाकर तिजोरी में रख लेना तो कोई समझदारी नहीं हुई? और यहीं से वो रेखा खिंचती है जो बचत करने वालों को गरीब और निवेश करने वालों को अमीर बनाती है। तो क्या फॉर्मूला है इसका? जो पारंपरिक फॉर्मूला समाज में चलता है वो है इनकम माइनस एक्सपेंस बराबर सेविंग। मतलब आमदनी आई, उसमें से सारे जरूरी और गैर जरूरी खर्च किए। हाँ, और अगर महीने के अंत में किस्मत से कुछ बच गया तो उसे बचा लिया, जो कि कभी बचता ही नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत इस फॉर्मूले को वित्तीय आत्महत्या मानता है। यहाँ जो नया नियम दिया गया है वो इसके बिल्कुल उलट है। वो नया नियम क्या है? नया नियम है इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट बराबर एक्सपेंस। अच्छा, पहले निवेश करें? हाँ, जैसे ही आमदनी आए सबसे पहले निवेश का हिस्सा बाहर निकाल दिया जाए और जो बचे उसी में से खर्च चलाया जाए। रुकावट के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन कागज पर या किसी पॉडकास्ट स्टूडियो में बैठकर पहले निवेश करें कहना बहुत आसान लगता है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब जरा उस यथार्थ के बारे में सोचिए, जब महीने की पहली तारीख को मकान का किराया, बिजली का बिल और राशन का एक तयशुदा खर्च सामने खड़ा होता है। इंसान के पास बिल भरने का भारी दबाव है। ऐसे में ये नियम जमीनी हकीकत से थोड़ा कटा हुआ नहीं लगता। प्रैक्टिकली ये कैसे संभव है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो है मानव मनोविज्ञान। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत काम करता है जिसे पार्किंसंस लॉ कहा जाता है। पार्किंसंस लॉ, ये क्या होता है? यह नियम कहता है कि इंसान का खर्च हमेशा उसकी उपलब्ध आमदनी के बराबर फैल जाता है। ओहो, मतलब अगर पैसा है तो खर्च हो ही जाएगा। बिल्कुल। अगर बैंक खाते में 50,000 रुपए दिख रहे हैं तो दिमाग अपने आप उन 50,000 रुपए को खर्च करने के बहाने ढूंढ ही लेगा। और हम उसे जरूरत का नाम दे देते हैं। सही कहा। आमदनी में से सीधे निवेश को पहले अलग कर देना असल में एक कृत्रिम कमी या आर्टिफिशियल स्कार्सिटी पैदा करता है। तो हम खुद को ही बेवकूफ बना रहे हैं एक तरह से। एक अच्छे काम के लिए। जब किसी को पता होता है कि अब खर्च करने के लिए सिर्फ 40,000 ही बचे हैं तो उसका दिमाग अपने आप प्राथमिकताओं को दोबारा सेट कर लेता है। ये तो बहुत ही पावरफुल है। ये किसी को भूखा मारने की बात नहीं है, ये बस दिमाग को उस पैसे तक पहुंचने से रोकने की एक चाल है जो भविष्य के लिए है। क्या बात है। क्योंकि अगर बचे हुए पैसे का इंतजार किया गया तो मानव स्वभाव कभी कुछ बचने ही नहीं देगा। यानी ये खुद के दिमाग के साथ एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल खेलना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये फॉर्मूला कंपाउंडिंग और अनुशासन का एक बेहतरीन मिश्रण है। स्रोत ये भी दावा करता है कि अगर कोई बहुत छोटी रकम जैसे सिर्फ 5,000 रुपए भी हर महीने इस नियम के तहत लगाए तो वो लाखों में बदल सकती है। कंपाउंडिंग की ताकत यही तो है। लेकिन चलिए इस पूरी कवायद के अंतिम लक्ष्य पर आते हैं। अगर हम लगातार निवेश कर रहे हैं तो हम असल में खरीद क्या रहे हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। स्रोत स्पष्ट करता है कि इसका लक्ष्य केवल एक बड़ा बैंक बैलेंस खड़ा करना नहीं है, बल्कि समय को आजाद करना है। और यहाँ पे बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि यहाँ चर्चा उस सबसे चर्चित विषय पर आ जाती है, एक्टिव इनकम बनाम पैसिव इनकम। बिल्कुल। एक्टिव इनकम वो है जहां समय देकर पैसा आता है। काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन स्रोत पैसिव इनकम को जिस तरह परिभाषित करता है वो मुझे बहुत आधुनिक लगा। यह पारंपरिक रियल एस्टेट या किराए की आमदनी से बहुत अलग है। ये इस पूरे ब्लूप्रिंट का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। हम सभी को पैसिव इनकम का मतलब यही बताया गया था कि एक घर खरीदो और उसे किराए पर चढ़ा दो, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज के समय में हर किसी के पास करोड़ों की पूंजी नहीं है। यहीं पे स्रोत जोर देकर कहता है कि स्किल ही असली पैसा है। स्किल ही असली पैसा है। इसके बिना पैसा टिकेगा नहीं। डिजिटल युग में कौशल या स्किल केवल नौकरी पाने का जरिया नहीं है, ये खुद एक संपत्ति है। जब स्रोत वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या एआई टूल्स का जिक्र करता है तो वो असल में डिजिटल क्लोन्स बनाने की बात कर रहा है। डिजिटल क्लोन्स, यार इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। ये कैसे काम करता है? देखिए, जब कोई इंसान किसी ऑफिस में 8 घंटे काम करता है तो वो एक्टिव इनकम है। हाँ, वो अपना समय बेच रहा है। बिल्कुल। वो एक बार काम करता है, एक बार पैसा मिलता है। लेकिन जब वही इंसान एआई टूल्स का उपयोग करके कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाता है या एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करता है जो इंटरनेट पर मौजूद है, जैसे कोई यूट्यूब वीडियो या कोर्स, हाँ, तो वो असल में अपना एक डिजिटल क्लोन तैयार कर रहा है। वो डिजिटल क्लोन अब इंटरनेट पर 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है। उसे नींद नहीं आती, उसे छुट्टी नहीं चाहिए। वाह, ये सोचने का बहुत ही अलग नजरिया है। इंसान ने मेहनत सिर्फ एक बार की,
मतलब स्किल सीखने और उस सिस्टम को बनाने में। लेकिन अब वो सिस्टम उसे लगातार आमदनी दे रहा है। बिल्कुल, ये वो तरीका है जिससे आधुनिक दुनिया में एक्टिव इनकम को पैसिव वेल्थ में बदला जाता है। मतलब पूंजी की कमी को उच्च स्तरीय स्किल से पूरा किया जा सकता है। एकदम सही। हम केवल ईंट और गारे से ही एसेट्स नहीं बनाते, हम कोड, कंटेंट और डिजिटल स्किल से भी एसेट्स खड़ी कर सकते हैं। अब ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही तार्किक और सीधा रास्ता है, कोई भी इसे अपना सकता है। लेकिन फिर भी 90% लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। हाँ, यही मेरा अगला सवाल था। ऐसा क्यों होता है? स्रोत इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक जाल का जिक्र करता है, जो अच्छे खासे सफल लोगों को भी निगल जाता है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक ऐसा धीमा जहर है जिसका स्वाद शुरुआत में बहुत मीठा लगता है। वो कैसे? जब इंसान की कमाई बढ़ती है तो वो केवल अपनी जरूरतें पूरी नहीं करता, वो अपनी हैसियत को अपग्रेड करने लगता है। मतलब 10,000 का फोन अब 50,000 का हो जाता है। बिल्कुल, जो बाइक कल तक ऑफिस पहुंचाने का काम बखूबी कर रही थी, वो अब समाज में रुतबे के लिए नाकाफी लगने लगती है। तो एक महंगी कार ईएमआई पर ले ली जाती है और इंसान महंगे खर्चों का गुलाम बन जाता है। आमदनी बढ़ रही है लेकिन खर्च उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करूं तो ये ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। ट्रेडमिल पर दौड़ना। हाँ, इंसान अपनी कमाई बढ़ाकर ट्रेडमिल की स्पीड तो बढ़ा लेता है, लेकिन बढ़े हुए खर्चों के कारण वो खड़ा उसी जगह पर रहता है। बहुत ही शानदार उदाहरण है। वो वित्तीय रूप से कहीं नहीं पहुंच पाता। इसी जाल को समझाते हुए स्रोत फेक रिच और रियल रिच का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण करता है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो ये विश्लेषण पूरी तरह से समाज के दबाव पर आधारित है। फेक रिच मतलब नकली अमीर? हाँ, नकली अमीर वो लोग हैं जो अपनी सारी कमाई लोगों को ये साबित करने में लगा देते हैं कि वो अमीर हैं। वो दिखावा करते हैं। वे महंगी कारें खरीदते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं ताकि इंस्टाग्राम पर एक लाइफस्टाइल दिखाई जा सके। लेकिन वो असली संपत्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं। मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो कोई भी इंसान 60 लाख की कार इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि उसे ऑफिस जाने में सुविधा चाहिए। तो फिर क्यों खरीदता है? वो उसे इसलिए खरीदता है ताकि लोग उसकी इज्जत करें। उसे अमीर दिखने का शौक है, अमीर होने का नहीं। और रियल रिच क्या करते हैं? जो असली अमीर मानसिकता वाले लोग होते हैं वे मौन में विकास करते हैं, साइलेंस में ग्रो करते हैं। हाँ, वो अपना पैसा उस सम्मान को खरीदने में नहीं लगाते बल्कि संपत्तियां बनाने में लगाते हैं, एसेट्स बनाते हैं। हम सभी ने एसेट और लायबिलिटी की परिभाषाएं बहुत बार सुनी हैं कि एसेट जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी जेब से पैसा निकालती है। लेकिन स्रोत जिस बात पर जोर देता है वो इसका व्यवहारिक रूप है। एक लायबिलिटी केवल एक बार पैसा नहीं निकालती। मतलब अगर कार ली है तो खर्चा वही खत्म नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने दिखावे के लिए कार ले ली तो वो सिर्फ कार की कीमत नहीं चुका रहा, वो उसके महंगे इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और उसके गिरते हुए मूल्य की कीमत भी चुका रहा है। वो एक ऐसा गड्ढा है जो लगातार गहरा होता जाता है। लायबिलिटी और एसेट के बीच का फर्क समझना ही वो लक्ष्मण रेखा है जो वित्तीय स्वतंत्रता तय करती है। तो इन सभी गलतियों से बचते हुए और सही रास्ते पर चलते हुए क्या हमारे पास कोई ठोस योजना है? हाँ, स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप और एक नई मानसिकता प्रदान करता है। गरीब मानसिकता बनाम अमीर मानसिकता। बिल्कुल, गरीब मानसिकता कहती है कि पैसा बचाना मुश्किल है, जबकि अमीर मानसिकता कहती है कि पैसा बनाना आसान है, बस एक सिस्टम चाहिए। तो ये रोड मैप क्या है? ये सफलता का 5 कदमों का स्टेप बाय स्टेप प्लान है। पहला कदम है अपने खर्च ट्रैक करें, जो हमने चर्चा की, ये आत्म जागरूकता के लिए है। दूसरा कदम है अपनी आय का 20% इन्वेस्ट करें, वही कृत्रिम कमी वाला नियम। एकदम सही। तीसरा कदम है एक हाई इनकम स्किल सीखें, डिजिटल स्किल जैसे हमने बात की। हाँ। चौथा कदम है उस स्किल से एक साइड इनकम या अतिरिक्त आय शुरू करें। और पांचवा और आखिरी कदम है उस सिस्टम को पैसिव इनकम में बदल दें। तो इस सबका असल में क्या मतलब है? इस पूरे स्रोत की जो सबसे खास बात है वो इसका यथार्थवाद है। मतलब इसमें कोई झूठ नहीं बोला गया है। बिल्कुल, ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं बेच रहा है। ये खुले तौर पे कहता है कि ये एक धीमा खेल है, स्लो गेम है, जिसमें धैर्य और अनुशासन जीतते हैं। हाँ, अगर आज शुरुआत की जाए तो जिंदगी बदलने में शायद 5 साल लगेंगे, रातों रात कुछ नहीं होता। और यही बात इस रोड मैप को इतना असली बनाती है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि 9 से 5 का चंगुल से आजादी
कोई जादुई लॉटरी नहीं है। ये एक सचेत निर्णय है जिसे हर दिन लिया जाना चाहिए। ये खर्चों की बाल्टी के छेदों को बंद करने से लेकर चुपचाप अपनी संपत्तियां बनाने और दिखावे की दुनिया से दूर रहने की एक अनुशासित यात्रा है। क्योंकि अंततः यदि पैसे को कंट्रोल नहीं किया गया तो पैसा हमें कंट्रोल करेगा। बहुत ही गहरी बात कही आपने। हम्म। और इसी के साथ हम इस डीप डाइव के अंत में सोचने के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। हम सभी जानते हैं कि समय हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। जो पल बीत गया वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आ सकता। लेकिन जब हम समाज को इम्प्रेस करने के लिए कोई महंगी लायबिलिटी खरीदते हैं तो क्या हम सिर्फ पैसा खर्च कर रहे होते हैं? ये सोचने वाली बात है। या हम अनजाने में उस चीज की कीमत चुकाने के लिए अपने भविष्य के कई घंटे, दिन या महीने किसी ऑफिस में गिरवी रख रहे होते हैं? क्या हम अपने पैसे से अपना समय आजाद कर रहे हैं या सिर्फ और अधिक चीजें खरीदने के लिए अपना समय बेच रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।